हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे आज हम लोग क्लास 10th जो साइंस में क्या है वो है आपका केमिस्ट्री। साइंस में क्या है आपका केमिस्ट्री। और कौन सा चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट से लेके आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि दो दो अंक के आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। कितने अंक के आएंगे? 2 अंक के यह आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो चैप्टर 1 का जितना भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो भी पूछा जाता है, आज मैं उसका लेके आया हूँ। कल आपको लघु उत्तरीय दे देंगे, परसों आपको दीर्घ उत्तरीय दे देंगे। यानी कि जो चैप्टर 1 से जितने भी अति लघु उत्तरीय में प्रश्न बनते हैं, दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न बनते हैं, यानी कि जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सभी की सभी मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है और आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। और साथ ही साथ मैंने क्लास 10th का जो साइंस है कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है, उसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो जी रहे 70 में 70 लाना है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 है कक्षा 10वीं विज्ञान केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? पहला देखिए प्रश्न है, लोहे की वस्तु पर पिंट न लगाकर तेल लगाया जाता है। जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उस पर क्या हम लोग पिंट न लगाकर तेल लगाया जाता है, ऐसा क्यों? जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उस पर पिंट न लगाकर क्या लगाते हैं? तेल लगाते हैं, ऐसा क्यों? यह अगर देखेंगे तो बोर्ड परीक्षा सन 2016, सन 2019, सन 2020 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि लोहे की वस्तु पर तेल लगाना इसलिए अच्छा माना जाता है कि यदि लोहे की वस्तु प्रयोग करते हैं तो पिंट आसानी से छूट जाता है, लेकिन तेल आसानी से नहीं छूटता। यानी कि जब हम लोहे की वस्तु को कहीं पर भी प्रयोग करेंगे, जैसे कि अगर आप एक कील ले लीजिए, कील को गाड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर पेंट रहेगा तो छूटता हुआ अंदर घुसेगा, लेकिन जो तेल रहता है वो देखते हैं वह अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। आप लोग एक समझ सकते हैं कि जो नट बोल्ट होता है, क्या होता है? नट और बोल्ट होता है। नट बोल्ट का नाम सुने होंगे। उसमें जब कसते हैं तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तेल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तेल का उपयोग करते हैं। अब तेल का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वो आसानी से उसमें घुस जाता है और उसको कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो दे देगा कि लोहे की वस्तु पर पिंट न लगाकर तेल लगाया जाता है, ऐसा क्यों? जो कि सन 2016, 19 और 20 में आया। सीधा आपको बता देना है, क्योंकि लोहे की वस्तु पर तेल लगाना इसलिए अच्छा माना जाता है कि यदि लोहे की वस्तु प्रयोग करते हैं तो पिंट आसानी से छूट जाता है, लेकिन तेल आसानी से नहीं छूटता। अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रश्न है यहाँ पे, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? जो कि बोर्ड परीक्षा सन 2011, सन 2015 और सन 2020 में पूछा गया है। यानी कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसे किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक प्राप्त उत्पादों में उपस्थित तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या समान हो, अर्थात जितने अभिकारक हो उतने ही उत्पाद हो, तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है, या फिर उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कहेंगे सर कैसे? तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने NaCl को जली विली में डाल दिया, Na प्लस Cl आयन में क्या हो गया? टूट गया। तो यहाँ भी बताइए, सोडियम ये जो इधर है हमारा रिएक्शन से पूर्व, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और इधर वाले को बोला जाता है
उत्पाद बोला जाता है। इधर को क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो ये हमारा तो अभिकारक हो गया, लेकिन ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उत्पाद हो गया। तो अगर अभिकारक अभिकारक के जो हमारे कंपाउंड है, यौगिक है या तत्व है, इसमें देखिए तो संख्या कितनी है? तो सोडियम कितनी है? 1 है, और क्लोरीन भी कितनी है? 1 है, यानी कि 1 है। अगर उत्पाद में भी देखें तो तत्वों की संख्या कितनी है? सोडियम की 1 है और क्लोरीन की 1 है, यानी कि जितने अभिकारक हैं 1 1 2, उतने ही उत्पाद हैं 1 1 2। तो यह जो उत्पाद है अभिकारक की संख्या के बराबर है, इसलिए इसे संतुलित संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको समझ में आया क्या होता है? आपको सीधा बता देना है। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक प्राप्त उत्पादों में उपस्थित तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या के समान हो, अर्थात जितने अभिकारक हों उतने ही उत्पाद हों, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है। अगला क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए आप लोग। यहाँ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। रासायनिक अभिक्रिया की गति को कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया को गति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? यानी जो रासायनिक अभिक्रिया की गति होती है उसको कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जो कि बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा सन 2012 में, सन 2017 में और सन 2020 में पूछा गया है। तो आंसर में क्या लिख देना है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि अभिकारक की प्रकृति, उसकी प्रकृति क्या है? ठोस है, द्रव है कि गैस है, और दूसरा ताप, यानी कि बोले तो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन बहुत धीमा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा? बहुत तेजी के साथ होगा। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर भी रासायनिक अभिक्रिया की गति डिपेंड करती है। अगला दाब, वहाँ पे दाब कम है या फिर ज़्यादा है, और क्या है? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। जैसे कि अगर आप जब भोजन लेती हैं, अगर आपको खाने के साथ घी दिया जाता है तो आप अच्छे से जल्दी से भोजन को खा लेते हैं, लेकिन अगर वहीं पर आपको नहीं दिया जाता, बस सूखी रोटी दे दिया जाए, तो खाने में कहीं ना कहीं देरी लगेगी। तो अगर उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया की गति तेजी रहेगी, अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं है तो अभिक्रिया की गति क्या होगी? बहुत ही धीमी रहेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है? अपचायक किसे कहते हैं? जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा सन 2015, सन 2019, सन 2020 में पूछा गया है। तो अपचायक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचित कर देता है अपचायक कहलाता है। तो अपचायक किसे कहते हैं आपको सीधा बता देना है। रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है, उसे हम लोग अपचायक कहते हैं, या फिर वह अपचायक कहलाता है। अगला यहीं पे है, क्या है? उपचायक किसे कहते हैं? क्योंकि अगर आपको अपचायक याद हो जाएगा तो उपचायक भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो अपचायक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है, तो अपचायक हो जाएगा। अपचयित किया तो अपचायक हो जाएगा, लेकिन अगर उपचयित किया तो उपचायक हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, यहीं पे देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को उपचयित कर देता है उपचायक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को क्या कर देता है? उपचयित कर दे रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचायक कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 6 है। जलीय अवस्था क्या होती है? यानी जो जलीय अवस्था होती है वो क्या होती है? तो आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? किसी अभिकारक या उत्पाद का जल में विलयन उसकी जलीय अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? जलीय अवस्था कहलाती है। किसी अभिकारक या उत्पाद का जल में विलयन उसकी जलीय अवस्था होती कहलाती है, ठीक ना। जल में विलयन उसकी जलीय अवस्था कहलाती है। तो आपको सीधा बता देना है, किसी अभिकारक या उत्पाद का जल में विलयन उसकी जलीय अवस्था कहलाती है।
अब यहाँ पे है समीकरण संतुलित करने के लिए दिया है निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर देखेंगे तो यूपी बोर्ड परीक्षा सन 2009 में, सन 2010 में और सन 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। इसको समीकरण को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, संतुलित करना है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण क्या दिया है, PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़े से संतुलित करते हैं, सबसे बड़े से संतुलित करेंगे और करते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखें तो Pb कितना है, इधर Pb 1 है और इधर भी Pb कितना है, 1 है। ठीक है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन देखिए 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला क्या है, 1 ही है, अकेला क्या है, 1 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ये है और 3 दूनी 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 एक क्या है, 5 ही हैं। कितने हैं, 5 ही हैं। तो सबसे पहले किसी एक को आप संतुलित करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो नाइट्रोजन को संतुलित करना शुरू करते हैं या फिर आप Pb को करिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग किसको, नाइट्रोजन को ही संतुलित करते हैं। तो नाइट्रोजन इधर कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, अकेला यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 2NO2 हो जाएगा। तो अब देखिए नाइट्रोजन तो समान हो गए, लेकिन अब ऑक्सीजन कितने हैं, हो गए 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 2 6 1 7 हो गए। अब इधर कितने, 6 ही हैं। ठीक है, 6 ही हैं। अब आप क्या करिए कि 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे देखिए Pb कितने हो गए, Pb 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, अकेला Pb है तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2PbO हो जाएगा, अब प्लस O2 हो जाएगा। अब इसको संतुलित कीजिए तो संतुलित रहेगा। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, इसको भी देख लीजिए यहाँ पे, तो 2 2 यानी कितने हो गए, 2 हो गए और यहाँ पे क्या हो गए, 2 दूनी 4 और यहाँ पे क्या हो गए, 2। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये रासायनिक इक्वेशन क्या है, आपका संतुलित है। ठीक है, तो बस आपको ऐसे संतुलित कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा। अगर आपको ना समझ आया हो तो कमेंट कीजिए, तो इस पर आपको अलग से हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।